देश की राजनीति की बहुत कद्दावर शख्सियत शफीकुर रहमान बर्क साहब, जिनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ, समाज के लिए, सियासत के लिए, मिल्लत के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। और प्रधानमंत्री जी का जो 400 नारे का जो जुमला है वो सिर्फ जुमला, ये चर्चाएं हमने भी आप ही से सुनी। बाकी इंडिया अलायंस अपनी पूरी रणनीति ज़मीन पर उतारने के लिए लगातार काम कर रहा है। देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़े, इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश के दलित बहुत परेशान है। इस सरकार ने पिछले 10 साल में विकास के नाम पर सिर्फ कोरी बकवासबाजी की है, जुमलेबाजी की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। महंगाई आसमान को छू रही है। तो भाजपा इस बात को समझ रही है, उसके आंतरिक सर्वे उसे ये बता रहे हैं। तो इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ आने वाले दिनों में इस देश में सरकार बनाने जा रहा है और उत्तर प्रदेश उसमें निर्णायक भूमिका अदा करेगा। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी जब अभी यात्रा में साथ हुए तो जनता का जो उत्साह रहा वो भी ये बात प्रदर्शित करता है। और बिहार की रैली में जिस तरह से पूरा गठबंधन एकजुट नजर आया और लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा की भीड़ मीडिया की रिपोर्ट में, उसने सारे समीकरण बदल दिए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉर्थ इंडिया भी इंडिया अलायंस को प्रचंड बहुमत देगा। इमरान साहब, गांधी चुनाव लड़ेंगे, पत्र क्या है? युवा न्याय घोषणा पत्र क्या है? देखिए, चूंकि मैं घोषणा पत्र कमेटी का सदस्य भी हूँ, अभी हमने परसों ही मैनिफेस्टो सबमिट किया है कांग्रेस अध्यक्ष को, और उसमें राहुल गांधी जी, अभी घोषणा पत्र तो जारी होगा तो आधिकारिक तौर पर आप सारे बिंदु देख सकेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो युवा न्याय की बात की है, जिसमें 30 लाख नौकरियां जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, जो पद खाली पड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का जो जुमला दिया था, उस हिसाब से इस देश के नौजवानों की 20 करोड़ नौकरियां उनके कंधे पर उधार हैं और उसी बोझ के तले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दब के बैठ जाना है। तो राहुल गांधी जी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, लगातार उनकी नौकरियों की बात कर रहे हैं, और ये राहुल गांधी जी का दम है कि आपने देखा होगा कि जब प्रतापगढ़ में यात्रा थी और राहुल जी ने पर्चा लीक के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, इधर अखिलेश यादव जी ने पर्चा लीक के खिलाफ आवाज उठाई, तो इस सरकार को एक के बाद एक कई भर्तियां निरस्त करनी पड़ी, योगी सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। तो इस देश का जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वो युवाओं की नौकरी है। हम लगातार उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि देश इंडिया अलायंस को इस बार जरूर सत्ता के लिए चुनेगा। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम व्यक्ति को टिकट दिया है। अब तक ये आरोप लग रहे थे कि भाजपा मुसलमान को प्रत्याशी नहीं बनाती। कांग्रेस किस नजरिए से देखती है इस बात? मेरा सवाल प्रधानमंत्री से सीधे सीधे ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम, एमजे अकबर जो राज्यसभा में थे वो कहाँ हैं? उनको एक के बाद एक आपने कूड़ेदान में फेंक दिया। आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी, आपने मदरसा प्री मैट्रिक के जितनी भी स्कॉलरशिप थी बंद कर दी, आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन बंद कर दिया, आपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नाम पर जीरो दिया। मलप्पुरम की एक ऐसी सीट पर टिकट दे करके आप बरी हो जाना चाहते हैं जहां आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये दरअसल झूठी पार्टी है और इनके जुमले और इनकी बहानेबाजियां देश समझ रहा है और इस देश का अल्पसंख्यक भी समझ रहा है। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई अभी मदरसों को बंद करने के लिए तहलका उसको बताया गया है, क्या बात है? 13,000 मदरसों। गृह मंत्रालय न जाने कितनी बार इस तरह की जांच करवा चुका है। इस तरह के कितने इससे पहले एसआईटी गठित हो चुके हैं। ये चुनावी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अवमानना का नोटिस हुआ है चुनावी बॉन्ड मामले में, एसबीआई को, बैंक को अवमानना का नोटिस हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय को एसबीआई से लगातार पूछना चाहिए। वो सरकार जो हर दिन लोगों के कागज चेक करती रहती है, वो जब उसके चुनावी चंदे के बारे में जानकारी चाहिए गई तो एसबीआई जिस तरह बहाना बना रही है, मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय को और जोर का एक डंडा चलाना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी लूट है वो देश के सामने आ सके। क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी फिर रायबरेली से? हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का चाहता है कि वो चुनाव लड़े। ये फैसला जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसको करना है, खुद प्रियंका जी को करना है। तो 1-2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। संभल से गठबंधन में एक सीट गई थी समाजवादी के खाते में, अब क्या तय हो पाएगा? क्या अखिलेश जी से बात हो पाएगी कि टिकट को लेकर के? अब देखिए, इसका फैसला अखिलेश जी को करना है। मैं
तो जाहिर सी बात है गठबंधन दल हैं हमारे, वो घटक दल हैं। बर्क साहब प्रत्याशी थे, उनका इंतकाल हो चुका है। हाँ, यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है और समाजवादी हमेशा से बर्क साहब को सम्मान देती रही है, बर्क साहब को प्रत्याशी बनाती रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी जन भावना को समझते हैं। सर, कांग्रेस की पहली सूची कब तक लागू हो सकती है? हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कल भी हुई, आज भी होगी और इसके तुरंत बाद हम सूची जारी करने जा रहे हैं। असद ओवैसी साहब जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में अपना प्रतिनिधि खड़ रहे हैं, किसको भाजपा को फायदा पहुंचेगा या और पार्टी पहुंचेगा, क्या मान रहे हैं इस बात को? देखिए, उनकी राजनीति को तेलंगाना ने खुद नकार दिया। उनके ओल्ड हैदराबाद को छोड़ करके उन्होंने बीआरएस को जिताने के लिए सारे तिकड़म लगाए, सारी कोशिशें की, लेकिन जनता ने नकार दिया तो खुद के गृह राज्य में नकारे गए। अब बाकी कहीं भी प्रत्याशी खड़ा करें। इस समय देश का मतदाता जानता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को कुचलना चाहती है। अगर उसे बचाना है तो इंडिया अलायंस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कहीं और वोट देना वोट बर्बाद करने के बराबर होगा। सर, लगातार कांग्रेस पार्टी और साथ ही में जो नहीं और अन्य दल लगातार ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, हमारी इलेक्शन कमीशन को ये समझना पड़ेगा कि अगर एक देश का एक बड़ा मतदाता वर्ग ईवीएम पे अविश्वास जता रहा है तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पे सोचना पड़ेगा। समय समय पर तमाम ऐसे बिंदु आते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लगता है कि हाँ, स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फेयर इलेक्शन के लिए और मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश उठाए। रही किसानों की बात, तो कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 700 किसानों की शहादत की जिम्मेदार है। पिछले वर्ष जब सिंगू बॉर्डर पे किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी एक कैंपेन चला रहे हैं कि 140 करोड़ का परिवार है मेरा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस परिवार में किसान आते हैं या नहीं? अगर आते हैं तो जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके घर आप कब जा रहे हैं? उस 140 करोड़ के परिवार में कठुआ, हाथरस, उन्नाव, सोनभद्र की बेटियां आती हैं या नहीं? अगर आ रही हैं तो फिर आप अपराधियों के साथ क्यों खड़े हैं? आप ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? क्या वो आपके 140 करोड़ परिवार का हिस्सा नहीं है? अगर हैं तो वो अपना मेडल, ओलंपिक मेडल ले जाके आपकी चौखट पर रख रही हैं और आप अपना दरवाजा तक नहीं खोल रहे हैं। जंतर मंतर पे उनको घसीटा जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी के 140 करोड़ के परिवार में न किसान आते हैं, न महिलाएं आती हैं, न इस देश का युवा आता है जिसको नौकरी के नाम पे लाठियां दी जा रही है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, हर जगह पर्चा लीक हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के 140 करोड़ परिवार में न गरीब आते हैं, सिर्फ चंद उद्योगपति दोस्त आते हैं। 140 करोड़ परिवार में न इस देश का अल्पसंख्यक आता है, न दलित आता है, न पिछड़े आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को अब ये जुमला बोलना बंद करना चाहिए। उनका परिवार 140 करोड़ का नहीं, चंद उद्योगपतियों का। इमरान साहब, एक लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सीए लागू करने की जो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो कर रही है केंद्र सरकार, क्या लगता है इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी? ये सारी इस तरह के जो भी एक्ट ये लाना चाहते हैं कि जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जनता सवाल पूछ रही है, आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी पे जीएसटी क्यों लगाई? कफन पे जीएसटी क्यों लगाई? पेंसिल पे जीएसटी क्यों लगाई? इनको सबको क्यों महंगा कह दिया? गैस सिलेंडर 400 का 1100 के पार कैसे कर दिया? पेट्रोल डीजल 58 रुपए का 100 रुपए के पास कैसे कर दिया? जनता इस पे सवाल पूछ रही। भाजपा कहती है लीजिए हम आपको सीए दे रहे हैं, भाजपा कहती है लीजिए हम आपको यूसीसी दे रहे हैं। इससे आम जनता का क्या फायदा? आप दुनिया से किसी भी देश से ला करके लोगों को नागरिकता दीजिए। इससे पहले भी आप देते रहे। आपने सलमा आगा को नागरिकता दी, आपने अदनान सामी को नागरिकता दी, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन उसको इवेंट बनाना, उसको कानून बनाना, दरअसल भाजपा मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। इसलिए इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करके जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। वो आपको सीए पे ले जाएंगे, वो आपको यूसीसी पे ले जाएंगे, लेकिन आप उनसे सवाल पूछिए, आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर, पेट्रोल, डीजल महंगा कैसे हुआ? युवराज जी, नीतीश के बाद बड़ा चेहरा नवीन पटनायक एनडीए में शामिल हो रहा है, क्या कहना चाहिए? आप ये देखिए कि एक बड़ा चेहरा चिराग पासवान है, एक बड़ा चेहरा उपेंद्र कुशवाहा है। ये लोग प्रधानमंत्री की मीटिंग में क्यों नहीं आए बिहार में? एनडीए का कुनबा टूटने जा रहा है, बिखरने जा रहा है। और अगर प्रधानमंत्री जी से मेरा सवाल है कि आपको ये विश्वास है कि 370 पार, 400 पार, तो फिर आप ये कांग्रेस के छोटे छोटे नेताओं को भी, विपक्ष के छोटे छोटे नेताओं को भी तोड़ के ज्वाइन क्यों करा रहे हैं? कल तक नारा दे रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत का, आज कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है।
कांग्रेस के ही तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनको राज्यसभाएं दे रहे हैं, उनको मंत्री पद दे रहे हैं। क्या भाजपा के पास योग्य कार्यकर्ताओं का अभाव है? अगर नहीं है तो फिर कांग्रेस से नेता बुला करके उनको पद क्यों दिए जा रहे हैं? दरअसल प्रधानमंत्री जी इस बार चुनाव की सच्चाई जानते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइज करके फिर से सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन चाय 2 बार खौलाई जाती है तब तो आप पी सकते हैं, तीसरी बार जहर बन जाती है। थैंक यू सर।